अभी मैंने खबर सुनी, अभी नई खबर, एक लड़के का ब्याह लगा, लड़की देखने गया, तो लड़की देखने गया तो लड़की तो देखा, सास को भी देखे आया, है ना। और शादी 16 तारीख की निकली, आज की, आज 16 है, आज की शादी थी बेचारे की। लड़की तैयारी कर रही है मेरा ब्याह, लेकिन लड़की अपने पति के संग जाए उसके पहले लड़की के पति के संग लड़की की माँ मतलब दामाद के संग सास भाग गई। ले, अपनी बेटी का ब्याह जिससे तय किया उस पे दिल आ गया। ये चल रहा है संसार में, बोलो हाँ। अब वो लड़की रो रही है, अब वो रोए किस बात के लिए? माँ भाग गई इस बात के लिए रोए कि मेरे पति पर मेरी माँ ने कब्जा कर लिया, इस बात के लिए रोए कि मेरा ब्याह नहीं होने दिया, इसके लिए रोए। वो लड़की बेचारी परेशान है, वो रोए किसके लिए? बोलो किसके लिए रोए? वो उसका क्या कसूर था? और सुनो, लड़की के लिए जो जेवर बनवाए वो लेके भाग गई। देखो सासों को क्या सूझ रहा है। सोचो, बेटी का ब्याह जिससे होना था उस लड़के के संग भाग गई, हद कर दी। अब बताओ कि इन स्त्रियों से और इन लड़कों से समाज क्या सीखेगी? क्या सीखेगा उनका परिवार? क्या सीखेगा उनका गांव? क्या सीखेगा समाज? इसलिए कोई भी कार्य करने के पहले ये सोचिए कि आप भले अपनी गली मोहल्ले में कोई काम करते हैं, पर वो काम का प्रभाव सारे समाज में, देश में पड़ता है। आज ये घटना जो सास अपने दामाद के संग भाग गई, ये घटना सबको पता चल गई, जबकि वो एक छोटे से गांव की घटना थी। आज के जमाने में थोड़ी कुछ छिपा है, सोशल मीडिया का जमाना है। आदमी 4 किलोमीटर नहीं पहुंच पाता, लाखों किलोमीटर उनकी बातें पहुंच जाती हैं। इसलिए बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए और काम बिगाड़े आपनो, जग में होत हंसाए। इससे क्या मैसेज मिला? अच्छा ये बताओ, उसकी लड़की की मां अपने दामाद के संग क्यों भाग गई? इस क्यों का उत्तर आप लोग दो। क्यों भाग गई? काय के लिए भागी? बोलो, काय के लिए भागी? क्यों भागी? क्योंकि वो महिला और वो लड़का दोनों धर्म को नहीं जानते थे। यदि धर्म को जानते तो वो लड़की की माँ ये सोचती कि ये मेरी लड़की का होने वाला पति है, ये मेरे पुत्र के समान है। वो दामाद के संग नहीं भागी, वो अपने बेटे के संग भाग गई। दामाद क्या है? दामाद क्या है? वो अपने बेटे के संग क्यों भाग गई? क्योंकि वो धर्म का ज्ञान, धर्म नहीं जानती। इसलिए कहता हूं, अपनी बेटी अपने बेटे को धर्म का पाठ पढ़ाओ। धर्म पढ़ना जरूरी है और यही तो धर्म है। उस लड़के ने काश पाठ पढ़ा होता कि ये तो मेरी माँ है। सास तो माँ होती है। बोलो, अब इस माँ बेटे के रिश्ते में जरा भी दोष आना पाप है कि नहीं? स्पर्श करना तो पाप है साहब, सोचना भी पाप है या नहीं? लेकिन ना तो उस लड़के ने सोचा, ना तो उस लड़की की मां ने सोचा। और काहे भाग गई? अपनी वासनाओं के लिए। क्या था? इस बुढ़ापे में भी उसकी वासनाएं पूरी नहीं हुई तो भाग गई जवान लड़के के संग।
आजकल आदमी इतना वासनाओं में डूबा हुआ है। काम से कल ही मैंने कहा था, अंधे कितने तरह के होते हैं। कामांध, जब काम सिर पर चढ़ता है, वासनाएं, तो व्यक्ति अंधा हो जाता है। इसलिए कहता हूं, अंधे मत होइए, अपने आप को सत्संग से जोड़ करके और अपने अंदर की बुराइयों को मारिए। मारना है, आपका कोई दुश्मन है। अब बताओ, अपने भीतर की वासनाओं के लिए अपनी बेटी के पति के संग भाग गई, तो वासनाओं को कंट्रोल किया होता, मार दिया होता अपनी इच्छाओं को, तो इस कलंक से बच जाती कि नहीं। अब वो भाग कर कहां जाएगी? वो भाग कर कहां जाएगी? पकड़ी जाएगी, क्या मुंह दिखा पाएगी? यहां भी बिगड़ गया उसका, अब समाज में क्या वो रह पाएगी? रहेगी तो किस मुंह से रहेगी? लोक भी बिगड़ गया और मरेगी तो यमराज जी बड़ा डंडा रखे होंगे उसके लिए। आ, भगाता हूं तुझे दामाद के साथ। टिनपा पड़ेंगे उसके खोपड़ी पे, कोड़े पड़ेंगे, नाली का कीड़ा बनेगी कई जन्म, कर्म दंड तो भोगने पड़ेंगे। देखो, पाप भी ना वही पाप करो जो पाप थोड़ा ठीक ठाक हो। पाप भी करो चलो, पर वो पाप करो यार जो माफ हो, जिनमें माफ की संभावना हो। वो पाप मत कर लेना जिन पाप में माफी की संभावना। पाप भी कई तरह के होते हैं, सामान्य पाप, महापाप, ये पाप अलग अलग तरह के होते हैं। चींटी मारना, हम रास्ते से जा रहे हैं, चींटी पांव के नीचे मर गई, गाड़ी के नीचे मेंढक मर गया, सांप मर गया, ये पाप है। पर ये पाप भी चलो, ये पाप हमने मारना नहीं चाहा, चींटी मर गई, ये पाप माफ हो जाएंगे कि चलो तुम्हारी इच्छा नहीं थी पर पाप हो गया। हमने जानकर झूठ नहीं बोला पर झूठ भूल गया, चलो ये सब सामान्य पाप हैं, ठीक है। लेकिन ये पाप क्षमा ना होगा कि तुम अपनी जवान बेटी को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर इस बुढ़ापे में तुम किसी के संग भाग जाओ। तुमने धोखा अपने बच्चों को दिया, तुमने धोखा अपने पति को दिया, वो पति को भी तो तुमने धोखा दे दिया, तुमने अपने बच्चों को धोखा दे दिया। अब तुम्हें कौन कौन माफ करेगा? इसलिए ये बड़ा पाप है, इसकी कोई माफी भी नहीं है, भोगना ही पड़ेगा। फिर यही लोग संसार में तरह तरह का कष्ट पाते हैं, तो लोग कहते हैं कि देखो कितना कष्ट पा रहा, जरूर ये किसी जन्म का पाप था, जो अक्षम्य पाप था, जैसे क्षमा नहीं किया जा सकता था, उसे भोगना पड़ रहा। कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है। आप लोग चप्पल पाँव में पहन कर चलते हो, कुछ लोग चप्पल हाथ में पहन के घिसटते हैं। क्या है ये? क्या लगता है तुम्हें? ये सब पाप का परिणाम है, भोगना सबको पड़ता है, बचे कौन है? इसलिए ये सब गलतियां इसलिए होती हैं, लोग धर्म को नहीं जानते, पर राम धर्म को जानते हैं। भैया भरत, मैं अपने पिता के वचनों का त्याग नहीं होने दूंगा। तुम बताओ भरत, मैं चलूं कि नहीं? भरत बोले, तो क्या मुझे खाली हाथ भेजोगे? राम जी ने कहा, क्या चाहते हो प्रभु? अपनी पादुका ही दे दो, कुछ तो निशानी दे दो। तब भरत जी ने, राम जी ने प्रहलाद के लिए नरसिंह का अवतार लिया। भगवान ने गोपियों के लिए वस्त्र का अवतार धारण किया, चीर बनकर खिंचे। आज भैया भरत के लिए भगवान राम खड़ाऊ बन जाते हैं, चरण पादुका। हमारे यहाँ रिश्ते बनते हैं 7 जन्म के लिए। विवाह हो गया मतलब इसी के संग जीना है, इसी के संग मरना है। दूसरे स्त्री, दूसरे पुरुष के लिए हम सोचते नहीं। सीता माँ का विवाह हुआ,
राम जी के साथ। राम जी का विवाह हुआ सीता जी के साथ। बताओ, राम सीता ने विवाह के बाद किसी और के बारे में सोचा? बोलो, सोचा? अच्छा ये बताओ, राम सीता ने पहले प्यार किया कि पहले विवाह किया? विवाह करके फिर उस प्रेम को अमर किया। ऐसे ही समधि का मतलब है रिश्ते बनाना, विचारों की खेल है। विचारों का पूरा खेल है ना। तो ब्राह्मण के विचार किससे मिलेंगे? ब्राह्मण से। क्षत्रिय के विचार किससे मिलेंगे? क्षत्रिय। और वैश्य के विचार और शूद्र के विचार, तो जिससे विचार मिल जाए, इसलिए कहा है कि विवाह करो जान के, पानी पियो छान के। बहुत व्यवस्थित विवाह करना चाहिए। सारी जिंदगी का हंसना या रोना डिसाइड होगा विवाह के दिन। बोलो हाँ। मैया कहाँ चली मेरी माँ? जा रही हो? टाटा। ओ लाल मैया, जा रही हो मेरी माँ? टाटा कर लो, टाटा। देखो यहाँ टाटा नहीं कर रही है मैया, टाटा। जाओ, जिनको जल्दी जाना है जाओ, बैठना है तो सुनो। अब हम आपको एक बहुत अनमोल बात बताएंगे, गांठ बांध लेना, काम आएगी मेरे दोस्तों, आपके भी काम आएगी। बहुत जीवन का मैं अनुभव और जीवन का जो सार तत्व है वो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ। विवाह के विषय में मेरी एक रिसर्च है पर्सनल, कहो तो शेयर कर दूं, काम आएगी आपके। विवाह के विषय में मेरी एक पर्सनल रिसर्च सामने आई है, वो आपको बता रहा हूँ। मैं हजारों लोगों से रोज मिलता हूँ, रोज मैं वार्तालाप करता हूँ, तो मुझे समझ आया कि यदि ऐसे नहीं ऐसे होता तो रिश्ते बेहतर होते। तो आज मैं आपको एक छोटी सी बात करूँगा, जो कि समाज में पहले, आज के 100 साल पहले यही परंपरा थी, बाद में ये परंपरा नष्ट हो गई। हम तो केवल पुरानी परंपराओं को याद दिलाते हैं। अब मैया थोड़ा बैठ लो तो सुनाएं। ओ पंचायती मैया, बैठ के प्रपंच करो मेरी माँ। मैया, लाल वाली मैया, बैठ जाओ मेरी माँ। सब लोग चुपचाप बैठो। अब सुनो, विवाह कहाँ करना चाहिए, लड़का कैसे ढूंढें हम? सबसे बड़ी समस्या कहाँ आती है? लड़की ढूंढने में। और सबसे बड़ी समस्या कहाँ आती है? लड़का ढूंढने में। आज हम आपको एक सरल तरीका बताएंगे लड़का लड़की ढूंढने का, और ऐसे लड़का लड़की आप ढूंढना, हम जो तरीका बताएंगे उससे आप जो ढूंढेंगे तो आपको रिश्ते टिकाऊ वाली लड़की मिलेगी, टिकाऊ वाला लड़का मिलेगा। आज तक आप जो लड़का ढूंढते हैं ना, कहाँ ढूंढते हैं? www.shaadicom.com में ढूंढते हैं। shaadicom.com में थोड़ी वहां लड़के मिलेंगे हैं, वहां थोड़ी ढूंढना है। हम बता रहे हैं आपको लड़का लड़की कहाँ ढूंढने चाहिए। सुनो, विवाह हमेशा वहीं करना चाहिए जहां आप लड़की को, लड़के को वर्षों पहले से जानते हो। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। विवाह अपनी बेटी और अपने बेटे का वहीं करो जैसे मैं अपने गांव के हर लड़के को जानता हूं और मैं अपने गांव की हर लड़की को जानता हूं। मैं अपने दोस्त को जानता हूं कि ये स्वभाव का कैसा है, इसका नशा क्या है, इसका बोल व्यवहार कैसा है, इसके बाप दादे कैसे हैं। इसलिए कहता हूं कि एक बड़े समाज में रहो। बड़े समाज में रहने का फायदा ये है कि आप अपनी बेटी का विवाह करने से पहले उस लड़के की खोज पड़ताल करो, उस लड़की की खोजबीन करो जिस लड़की और लड़के को आप बचपन से जानते हो। जैसे आपका दोस्त का लड़का है, आपके दोस्त की लड़की है, आपके बचपन का कोई साथी संगी है,
उसकी बेटी है, उसका बेटा है, आपकी बेटी है, आपका बेटा है। तो जो बचपन से आपके दोस्त हैं, जानकार, पहले लोग क्या करते थे, अपने दोस्त की लड़की लड़के से विवाह करते थे और अपनी दोस्ती को रिश्तों में बदल लिया करते थे। पहले के लोग अपनी दोस्ती को किस में बदलते थे? रिश्तों में। क्यों? क्योंकि वो दोस्त है आपका, आप बचपन से उसके हाव भाव को जानते हैं। आप उसके घर आते जाते होंगे तो आप उसकी बहन बेटी, उसकी लड़की को, उसके लड़के को भी आप देखते होंगे। इसलिए विवाह आस पास ही करना चाहिए। जिस लड़की को आपने बचपन से देखा होगा वो लड़की आपको धोखा तो नहीं देगी। आजकल क्या करते हो आप लोग, बाजार से एक नई लड़की उठा कर ले आते हो जिसके बैकग्राउंड के बारे में आपको कुछ पता नहीं होता, जिसके आचार विचार के बारे में आपको बाद में पता लगता है कि यार ये लड़का तो शराब पीता है। काश आप बचपन से जानते तो ये भी जानते कि शराब पीता है कि नहीं पीता। बचपन से जानोगे तो ये भी जानोगे कि उसका किस किस लड़की के साथ चक्कर था। लेकिन आप एक नया लड़के से ब्याह कर लो, आपने पड़ताल की नहीं, आपने खोजबीन की नहीं। वो तो शादी के बाद आजकल पोल खुलती है कि अरे यार ये तो ऐसे है, तो शादी के बाद आप पश्चाताप करें। उसके पहले के लोग ऐसा करते थे कि अपने दोस्त, अपने मित्र के लड़का लड़की को देखकर, वो भी सही हो, आचरण बिगड़ गया हो दोस्त के लड़का का तो वहां नहीं करेंगे, आचरण बिगड़ गया हो दोस्त की लड़की का तो वहां नहीं करेंगे। पर अच्छा है तो अपने जान परिचित रिश्तेदारों में भी, जिनको आप, कई बार क्या होता है आपके रिश्तेदार जानते थे इसलिए आपने विवाह कर लिया, रॉन्ग है। वो रिश्ते खराब रहते हैं। आपने रिश्तेदारों के कहने से विवाह कर लिया, नहीं। क्या आप जानते थे? क्या आप देखे हैं? इसलिए समाज में रहना भी जरूरी होता है। समाज में रहोगे तो सब पे नजर रहेगी, किसकी लड़की कैसी है, किसका लड़का कैसा। हमें ज्यादा समाज में इसलिए नहीं रहना कि हमें निंदा चुगली करना है, दिन भर उंगली करना, नहीं। इसलिए रहना है कि हमें अच्छे लोगों की तलाश करनी है। अपनी बेटी के लिए अच्छे वर की, और अपने बेटी के लिए अच्छे वर की, और लड़के के लिए अच्छी दुल्हन की तलाश करनी है। और तलाश अच्छी करनी है ना, तो देखो कोयले की खदान में हीरा होता है। पहले के लोग क्या करते थे? पहले के राजा महाराजा अपने बेटी का और बेटे का विवाह करने भेजते थे तो पंडित जी को और नाऊ को, ये दो लोग लड़का लड़की देखने जाते थे। पता है आपको ये परंपरा? पहले लड़का लड़की देखने कौन जाता था? कभी माता पिता नहीं जाते थे, कभी रिश्तेदार नहीं जाते थे, हमेशा राजा की बेटी का विवाह करने के लिए कौन जाता था? ब्राह्मण और नाऊ। नाई जानते हैं, सेविंग करने वाले नाई। नाई और ब्राह्मण की बड़ी पक्की दोस्ती है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो ब्राह्मण और नाई जाता था और वहां जैसे हमने बता दिया, राजा ने बोल दिया कि फलाने राजा की लड़की की जरा पड़ताल निकालो, पूरी कुंडली निकालो। तो ब्राह्मण और नाऊ जाते थे और उस लड़की के ऊपर नजर रखते थे कि इसका किससे मिलना है, जुलना है, क्या करती है, कब सोती है, कब जागती है, किससे बात करती है। ऐसे ही लड़के पर नजर रखते थे, क्या दोस्त है, किन के साथ उठना है, बैठना है, क्या खाना, क्या पीना। जब महीने, 2 महीने, साल, 2 साल जब नाऊ और पंडित पड़ताल कर आए तब ओके करते थे कि भाई बढ़िया लड़की है, प्रस्ताव भेजा जा सकता है। फिर वो नाऊ पंडित ही जाके प्रस्ताव लेकर जाते थे कि हमारे राजा आपकी लड़की से या आपके लड़के से विवाह करना चाहते थे। फिर वो राजा भी अपनी ओर से नाऊ ब्राह्मण भेजकर उसकी पड़ताल कराते दोनों। तब ना बड़े बड़े शासन चलते थे और राजाओं के घर राजकुमार पैदा होते थे, तब ना शासन चलता था। ऐसे आज की तरह छिछोरापन वाली लड़की और लड़का ले आते तो चल गया था राज सत्ता, कि शादी होके 4 दिन बाद ही तलाक का दावा ठोक दे। ये थर्ड क्वालिटी के लोग कचरा बाजार में सब प्रकार के लोग हैं। सुनो, कोयला बहुत है,
हीरा बहुत नहीं है ना, हीरे के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छे लोगों को तलाशना हो तो मेहनत करनी पड़ती है। आजकल लोग मेहनत नहीं करना चाहते, बस .com में गए और लड़की की फोटो देके अच्छी लड़की लग रही है, सुंदर, ले कर ले शादी, बाद में 10 लाख का केस ठोक दिया, तलाक दो, जाओ, दहेज के चक्कर में अंदर, ये सब चल रहा है। पहले की कहावतें होती थी कि बाप की चप्पल घिस गई, बोलो हाँ, बाप की क्यों घिस गई? कहावत है ये, घिसती विस्ती क्या है? कहावत कहती है कि बाप पहले इतने अपनी बेटी के लिए लड़का देखता था, एक लड़का देखा समझ में नहीं आया, रिजेक्ट किया, दूसरा देखा रिजेक्ट किया, 10-20 देखने के बाद कोई योग्य सब प्रकार के लक्षण दिखाई पड़े। पहले लोग लड़का देखने जाते थे तो लड़के के घर में नहीं जाते थे, पड़ोसियों के घर में जाके बैठते थे चौराहे में, कहो भाई साहब वो संतोष नाम का जो लड़का है वो कैसा है इस गांव का? तब लोग बता रहे 1 नंबर का गंजेड़ी है, 1 नंबर का ये। गांव के लोग पोल पट्टी खोलते थे तो घर में नहीं जाते थे वो लोग, पहले पड़ोस में जाते थे। ये बात सही है कि गलत है? बड़े समझदार थे वो लोग, पड़ोसियों से ही पूरी जानकारी निकलती है। इसलिए कहता हूं शादी विवाह करने के पहले पूरी पड़ताल करो, वरना बाद में रोएंगे। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो आप लोग कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि विवाह के पहले हमें खूब रिसर्च करनी चाहिए? कितने लोग मेरी बात से सहमत? आप सहमत हो? आजकल लड़कियों को क्या, गुरुजी हमें तो प्यार हो गया। अरे पागल, प्यार नहीं हुआ। ये प्यार व्यार के लफड़े में ना पड़ो, सारी जिंदगी चलना है। तुम्हारा प्यार धरा रह जाएगा 6 महीने के अंदर। बहुत पड़ताल करनी चाहिए, शोध करना चाहिए। ये प्यार व्यार काम नहीं करता सारी जिंदगी, सब देखना पड़ता है। क्यों? चाल चलन अच्छा हो, रूप रंग से भी काम नहीं होता। बहुत सुंदर लड़की है, बहुत सुंदर लड़का है, सुंदरता का आचार रखेंगे क्या? उसको बोलना चालना आता नहीं, रिश्ते निभाने आते नहीं, संस्कार है नहीं, तो सूरत का आचार खाएंगे क्या? बोलो। इसलिए लड़की कौन सी लड़की सुंदर होती है? बोलो। इसलिए लड़का पक्ष को यह समझना है कि केवल चंटो माई ना देखे कि गोरी चिट्टी है तो यह सुंदर है, इससे ब्याह कर ले। नहीं, जरूरी नहीं कि उसका मुख सुंदर है तो वो उसके आचार विचार भी सुंदर होंगे। सांवली है चलेगी, पर आचार विचार सुंदर होने चाहिए, लक्षण उसके संस्कार सुंदर होने चाहिए। बोलो हाँ। आजकल लड़के सुंदरता के चक्कर में मर रहे हैं। इसलिए आपकी चमड़ी से फर्क नहीं पड़ता कि आपकी चमड़ी कैसी है। शबरी माता कैसी थी कौन जानता है? 1 नंबर की काली, बिल्कुल काली थी शबरी माता, बिल्कुल कोयले की तरह। बोलो हाँ। सकल सूरत अपनी जगह है, आचार विचार अपनी जगह है। व्यक्ति सुंदर बनता है स्वरूप से नहीं, अपने विचारों से। आपके विचार आपको श्रेष्ठ बनाएंगे। आपकी कदर आपकी सुंदरता से नहीं होगी, आपके आचार विचार से ना आपकी कदर होगी। आपके विचार आपको महान बनाते हैं। बोलो हाँ। इसलिए बहुत लोग हैं समाज में जो सुंदर नहीं है, पर उन्हें चाहने वाले बहुत हैं, है कि नहीं?